हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से सेक्शन कवर कर लिए इस चैप्टर में? सेक्शन 128 कवर हो चुका है बुक्स का, सेक्शन 129 कवर हो चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, 130 ओपनिंग ऑफ रीओपनिंग ऑफ बुक्स, 131 वॉलंटरी रिवीजन, उसके बाद 132 अपना नाफरा वाला बाकी है, 133 हो गया है। वो इतना ही था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेकमेंड कौन करता है? आईसीआई। उसको आगे फॉरवर्ड कौन करता है? सॉरी, ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? आईसीआई। रेकमेंडेड बाय नाफरा एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 134 अपना बाकी है बोर्ड्स रिपोर्ट का, 135 जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है सीएसआर का वो अपना हो चुका है, 136 अपना बाकी है, 137 अपना हो चुका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी आरओ के पास फाइल करने का, और 138 कल अपना लास्ट सेक्शन हुआ था इंटरनल ऑडिट का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अब सेक्शन नेक्स्ट है अपना 136। सेक्शन 136 है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट की एक कॉपी मेंबर्स को भी देनी पड़ती है। सिर्फ मेंबर्स को नहीं, मेंबर्स को, डिबेंचर ट्रस्टी को, अगर कोई मेंबर मर गया है तो उसके लीगल हियर को, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑफिशियल असाइनी को। ठीक है, देखो पेज नंबर 9.35 पर, 9.35 पर राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब। What is required to be circulated? Financial statement, including consolidated financial statement। बताओ if any क्यों लिखा हुआ है? अगर कंपनी की सब्सिडरी एसोसिएट है नहीं तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी नहीं, ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी, एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अनेक्स्ड। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अनेक्स्ड। ठीक है, जैसे बोर्ड रिपोर्ट वगैरह, विच आर टू बी लेड बिफोर कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। जो डॉक्यूमेंट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आपको पेश करने मेंबर्स के सामने, सबसे पहले उसकी कॉपी किसके पास जानी चाहिए? सभी मेंबर्स के पास जानी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपकी कंपनी की सब्सिडरी है तो आपको कॉपी ऑफ सेपरेट ऑडिटेड और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी इन सब्सिडरी की, और ये भी देनी पड़ेगी मेंबर्स को who ask for it। देखो क्या लिखा हुआ है, थ्रू मेंबर who ask for it, किसकी? सब्सिडरी की। तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी का मेंबर सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मांग रहा है तो देनी है, नहीं तो देने की जरूरत नहीं है। भाई तुम मेरी कंपनी के मेंबर हो तो मैं तुम्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूंगा। हाँ, अगर तुम्हें सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है अलग से सेपरेट तो वो दे दूंगा, और नहीं तो सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर हमने क्या कमाया वो सारा रिजल्ट का है कंसोलिडेटेड में, वो तो एजीएम में रखी जाएगी। आप कहते नहीं मुझे सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी चाहिए, तो ठीक है आप डिमांड कर लो, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत यहां पर। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट आया है कि अनऑडिटेड उसकी, अगर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसकी ऑडिटेड या अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये अनऑडिटेड कैसे हो सकती है? बाहर की कंपनी है और वहां के एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट कंपलसरी नहीं है। ठीक बात है, ओके। कॉपी जाएगी किसको? मेंबर को, डिबेंचर ट्रस्टी को। ठीक है, टू ऑल पर्सन अदर देन मेंबर एंड ट्रस्टी बीइंग द पर्सन सो एंटाइटल्ड, पर्सन एंटाइटल्ड। ठीक है, ये पर्सन एंटाइटल्ड का एग्जांपल लीगल हियर, ऑफिशियल असाइनी एटसेट्रा। एटसेट्रा, ये बंदे। ओके, कितने दिन पहले? कम से कम 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। कुछ याद आया इसको पढ़ के? 21 डेज नोटिस आता है, बट नोटिस में क्या लिखा हुआ? 21 क्लियर डेज, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? 21 डेज। ठीक है, अब ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, 21 डेज। यहां पर क्लियर 21 क्लियर डेज वर्ड नहीं है, क्लियर वर्ड नहीं है यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी से 21 दिन पहले भेज दो। कंपनी से अगर तुमने 21 दिन पहले को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज दी मेंबर्स को, हो गई, बन गई बात। क्लियर डेज का मतलब क्या था? जिस दिन मेंबर के हाथ में पहुंचे वहां से 21 दिन का गैप बचना चाहिए। ठीक है, बट देखो यहां पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक्ट वालों ने क्लियर डेज वर्ड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ट्रेडिशन तो यही है कि कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जब नोटिस बनाते हैं ना एनुअल जनरल मीटिंग का, तो उस नोटिस के साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बाकी डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। क्यों 2 बार खर्चा लगाया, एक बार भेज दो। बट यहां पर क्या लिखा हुआ? 21 डेज।
इसके पीछे एक लॉजिक और भी है कि क्या शॉर्टर नोटिस में भेजा जा सकता है, तो कहता है शॉर्टर नोटिस में भेजा जा सकता है। कंपनी के जो शेयर होल्डर है जिनके पास 95% पेड अप कैपिटल है, उनकी क्या ले लो, कंसेंट। यही सेम प्रोविजन कहां था, शॉर्टर नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग में। ये वजह है, सेम प्रोविजन है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, सेम बात। According to section 136, if the copies of financial document are sent less than 21 days before the date of meeting, they shall be deemed to have been duly sent if so agreed by member। अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो जिन मेंबर के पास होल्डिंग मेजोरिटी इन नंबर, नंबर में भी मेजोरिटी होने चाहिए, एंटाइटल टू वोट एंड नॉट लेस देन 95% ऑफ सच पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल। कुछ याद आया? अब बताओ ये कहां था केस, एजीएम का केस था, ठीक है, एजीएम का था, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% वोटिंग पावर, क्यों, वहां तो पेड अप कैपिटल का पंगा ही नहीं है। क्लियर? उसके बाद आता है ये एमसीक्यू के लिए, ये इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मोड एंड सर्कुलेशन। अगर मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, पहली कंपनी, या मेरी कंपनी लिस्टेड नहीं है बट मेरी कंपनी की नेटवर्थ 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है, या मेरी कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। नेटवर्थ क्या है, 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ और मोर नहीं, मोर देन 1 करोड़, या एंड टर्नओवर मोर देन 10 करोड़। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो अभी तक क्या कर रहे थे, फिजिकल मोड से। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है काफी ज्यादा पेजेस हो जाएंगे, नोट्स और अकाउंट वगैरह मिला के, इन सबकी प्रिंटिंग कॉस्ट और सभी मेंबर्स को भेजना, खासकर तब जब मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है या मेरी कंपनी बड़ी कंपनी है, तो सर हमारा तो खर्चा ही बहुत हो जाएगा। क्यों, आपको पता ना ये स्पीड पोस्ट में वेट के हिसाब से पैसा लगता है। तो कहता सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहता फिर एक काम करो, आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दो। बट किसके लिए कंपलसरी है, लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो 2 कंडीशन है, दोनों पूरी होनी चाहिए। देखो वर्ड यहां पर क्या लिखा है, एंड, ना कि और। तो आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, या आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजोगे। क्लियर? शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर है जिनकी डीमेटलाइज फॉर्मेट में है, सर मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है, कहता है ईमेल आईडी, जिनके डीमेट अकाउंट है उनकी तो ईमेल आईडी कंपलसरी होती है, बिना मोबाइल नंबर के और बिना ईमेल आईडी के डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। तो भाई उनकी ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कहां पर होगी बताओ, डीपी के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, वहां से उठा लो। सर मेरे कंपनी का शेयर डीमेट में नहीं है, तो अदरवाइज है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको, बट दे हैव पॉजिटिवली कंसेंटेड, मेंबर्स ने क्या दे रखी है, कंसेंट दे रखी है, फॉर रिसीविंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे चलूं, देखो अब दोबारा, अभी मैं सारा बता रहा हूं। देखो यहां पर क्या आया, अगर लिस्टेड कंपनी है तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या है, कंपलसरी है। अगर मेरी कंपनी अनलिस्टेड है, 2 कंडीशन है, या तो मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ को क्रॉस करे, या मेरा टर्नओवर, या नहीं सॉरी एंड, मेरा टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस करे, एंड, तो मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड कंपलसरी है। तीसरा, अगर मेरे शेयर डीमेट में है तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजना कंपलसरी है। अगर मेरे शेयर डीमेट में नहीं है, मेरे शेयर डीमेट में नहीं है, बट शेयर होल्डर ने कंसेंट दे रखी है, शेयर होल्डर हैज कंसेंटेड कि आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज दो, फिजिकल फॉर्म में ना भेजना, हैज कंसेंटेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोड। लो जी, इन कंपनी, ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से क्या कर सकती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा भेज सकती है। क्लियर? लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है, अनलिस्टेड कंपनी है जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करे उनके लिए कंपलसरी है, डीमेट वालों के लिए कंपलसरी है,
अगर मेरे शेयर डीमैट में नहीं है और मैं इन ऊपर वाली कंपनी में फोन नहीं कर रहा तो अगर मेंबर ने कंसेंट दे रखी है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजना है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं भेजना। ठीक है, ओके। उसके बाद में बाकी सभी केसेस में, अदर केसेस में, इन ऑल अदर केसेस आपको कैसे भेजनी पड़ेगी? फिजिकल कॉपी। इन सब में कैसे भेजनी है? इलेक्ट्रॉनिक मोड। इन सब में कैसे भेजनी है? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। बाकी फिजिकल फॉर्म में। कोई दिक्कत इसमें? आगे देखो क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट सर्कुलेटेड बाय लिस्टेड कंपनी। सर मैं एक लिस्टेड कंपनी हूं, ओके। जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट भेज दोगे तो आपको एक स्टेटमेंट भी क्या करनी पड़ेगी? भेजनी पड़ेगी। ठीक है, कि हमने सारे डॉक्यूमेंट क्या कर दिए? पोस्ट कर दिए सबको। जो जिसको नहीं मिले वो डॉक्यूमेंट क्या कर सकता है? दोबारा रिक्वेस्ट कर सकता है। क्लियर? अब यहां पर एक प्रोविजन क्या आया? लिस्टेड कंपनी कहते हैं सर मैं बहुत बड़ी कंपनी हूं, हाँ मेरे लिए खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ तो आपको प्रोविजन दिया ना, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हो। साथ में एक काम करो, हम ये मान लेंगे कि आपने द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू कंप्लाइड विद। कैसे? इफ कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है जो आपको फिजिकल फॉर्म में भेजने थे, ये आप अवेलेबल करवा दो फॉर इंस्पेक्शन। कहां पर? रजिस्टर्ड ऑफिस में, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फॉर अ पीरियड एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। सर कोई मेंबर जो है वो कहता है मुझे तो हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट देखनी है, कहता फिर एक काम करो उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में रख दो। और अगर कोई मेंबर कहता है मुझे हार्ड कॉपी में देखना है तो आओ रजिस्टर्ड ऑफिस में आओ और कभी भी आके देख लो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम आपको भेज चुके हैं, क्योंकि हम कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है, तो हमारे लिए तो कंपलसरी है। ठीक है, अभी आएगा कॉपी पॉइंट, प्रिंट आउट निकाल लो, आपको हार्ड कॉपी भेज तो रखी है। ठीक है, आपको हमसे चाहिए तो चार्जेस लग जाएंगे, ले जाओ। स्टेटमेंट कंटेनिंग द सैलिएंट फीचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलिएंट फीचर? मेन फीचर। एओसी 4 याद है, कल पढ़ा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी जो आरओसी के पास जाती है उसका फॉर्मेट था। एओसी 3 है समरी। ठीक है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक समराइज्ड आपको स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ेगी। ओके, इज सेंड टू एवरी मेंबर। हम आपको डिटेल में कॉपीज नहीं भेजेंगे, हम आपको क्या भेजेंगे? समराइज्ड फॉर्म में। हम आपको क्या भेजेंगे? समराइज्ड फॉर्म में भेजेंगे। किसको? मेंबर को, ट्रस्टी को, और कोई भी पर्सन जो एंटाइटल्ड है। कम से कम कितने दिन पहले? 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, अनलेस द शेयर होल्डर आस्क फॉर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई कहता मुझे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए भैया, तो ठीक है पूरी दे देंगे, उसके क्या लग जाएंगे? चार्जेस लग जाएंगे, प्रिंटिंग कॉस्ट और रजिस्टर पोस्ट के खर्चे आपके लग जाएंगे। पॉइंट क्लियर? थोड़ा अभी नोट्स बनाऊंगा, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। सर अगर लिस्टेड कंपनी हूं, ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट पर भी प्लेस करना पड़ेगा, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो। ठीक है, प्लेस इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड देयरटू। ये भी आपको भेजने हैं। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट देखो क्या है। सब्सिडरी कंपनी है सर हमारी और इंडिया से बाहर है। कंपनी लिस्टेड कंपनी है, सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहां रखनी है? वेबसाइट पर। प्लेस सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑन वेबसाइट इफ एनी। प्रोवाइड कॉपी ऑफ सेपरेट ऑडिटेड एंड अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द मेंबर हु आस्क फॉर। ये तो पीछे आ चुका। इन केस ऑफ फॉरेन सब्सिडरी पढ़ना है। सर मेरी फॉरेन सब्सिडरी है और दो बातें, सर इंग्लिश में नहीं है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ट्रांसलेटेड कॉपी प्रोवाइड करो। और सर ऑडिटेड नहीं है क्योंकि वहां की कंट्री के अकॉर्डिंग वहां की ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो उसकी एक डिक्लेरेशन दे दो। ये सेम पॉइंट है, सेम एज सेक्शन 137। इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है तो फाइल सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी। और अगर वो ऑडिटेड नहीं है तो ये शो कर देना ऑडिटेड नहीं है सर, तो फिर इसकी डिक्लेरेशन बस, बट फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। ये एग्जांपल दे दिया रिलायंस का, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है।
एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर ले इतने को। आओ बुक नोट्स में आ जाओ। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 136। कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटसेट्रा किसको भेजनी है? टू मेंबर्स, डिबेंचर ट्रस्टी एटसेट्रा। सबसे पहले यहां पर एटसेट्रा का मतलब क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड्स रिपोर्ट, ये सब चीजें। ओके, यहां पर एटसेट्रा का मतलब क्या है? लीगल हियर, अगर कोई मेंबर मर गया है तो उसका लीगल हियर, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसका ऑफिशियल असाइनी। ठीक है, किसको भेजनी है? मेंबर्स, इनको सबको भेजनी है। कैसे भेजनी है? ठीक है, मोड दो है। एक तो है फिजिकल मोड, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड किस किस के लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए। अगर मेरी कंपनी अनलिस्टेड है तो या तो कंपनी की नेटवर्थ क्रॉस कर रही हो 1 करोड़ को और टर्नओवर क्रॉस कर रहा हो 10 करोड़ को, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। या मेरी कंपनी के शेयर्स क्या हो? डीमैट में हो। डीमैट सिस्टम फॉलो करती है हमारी कंपनी, जो कि आजकल सभी कंपनियों के लिए कंपलसरी हो गया है। अगर मेरी कंपनी के शेयर डीमैट सिस्टम में नहीं है तो कंसेंटेड बाय मेंबर्स, मतलब मेंबर ने खुद अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, भाई ये मेरी ईमेल आईडी है और आप मेरे को ना डॉक्यूमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी को कैसे भेजना है? फिजिकल फॉर्म में भेजना है। कितने दिन में पहले भेजना है? एटलीस्ट 21 डेज बिफोर। ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर क्लियर वर्ड नहीं है। 21 डेज बिफोर दी जनरल मीटिंग। क्या शॉर्टर पीरियड हो सकता है? शॉर्टर पीरियड हो सकता है, हो तो सकता है। इफ मोर देन 50% मेंबर्स हैविंग at least 95% paid up capital which carry voting right, इनकी कंसेंट हो, हैव कंसेंटेड। या फिर अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो 95% और मोर वोटिंग पावर। इफ नो शेयर कैपिटल, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं है तो। क्लियर है? ये वाला पॉइंट सब में आ जाएगा ना? ओके, उसके बाद क्या कहता है कि मुझे AOC 3 भेज देना है। AOC 3 क्या है? समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा, ये भेज दो आप। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो वेबसाइट पर प्लेस कर दो, एटसेट्रा प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ कंपनी। ओके, कर दिया।
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा है, ये जो हार्ड कॉपी में है, इसकी हार्ड कॉपी कहां रख दो? रजिस्टर्ड ऑफिस में रख दो। और किसी भी मेंबर को अगर इनकी हार्ड कॉपी देखनी है, मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस में। मेंबर एंटाइटल टू इंस्पेक्ट। मेंबर चाहे तो कॉपी भी मांग सकता है, एंटाइटल टू कॉपी। ठीक है, या तो आप विजिट करके इनको इंस्पेक्ट कर दो रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है, कितने दिन पहले रख दे रजिस्टर्ड ऑफिस में? एटलीस्ट 21 डेज, हाँ, डेज बिफोर मीटिंग, यहां पर रख देंगे जी हम। आप विजिट करो, इंस्पेक्शन कर लो। कहता मुझे तो कॉपी चाहिए सर, कॉपी प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए चल रहा है? एक बार लिस्टेड कंपनीज के लिए। हाँ, क्या करते हैं? माइक माइक ले लो, अपने को इसके पैसे भी तो पूरे करने हैं। जैसे कि मतलब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज दी, उसके बाद जब हम कहते हैं कि एजीएम में एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो वो पहले पढ़ के आते हैं। बिल्कुल पढ़ के आते हैं, ताकि क्या क्वेश्चन मुझे पूछना है वो मेरे को पहले ही पता हो। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने ऑन द स्पॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी और ऑन द स्पॉट मैंने क्वेश्चन कर लिया। चलो मैंने ऑन द स्पॉट क्वेश्चन कर भी लिया, तो इस चीज के चांसेस बहुत कम होंगे कि सामने वाला आंसर कर पाए। आपने इमीडिएटली कोई क्वेश्चन किया, उसको भी आंसर प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा। अब ये कोई आंसर ऐसे थोड़ी, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कि सर इसमें कैसे होगा, तो मैं तो पढ़ा रखा है बच्चों को, तो मेरे को उसका आंसर पता है। बट वहां पर शेयर होल्डर किस बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा? मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछ लिया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जो टॉपिक है ये कैसे हो गया, तो मुझे हो सकता है चेयरमैन को या ऑडिटर को या डायरेक्टर को उसका आंसर ढूंढने में टाइम लगे, कि हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 दिन दो आप। ठीक बात है ना? तो उस केस में एजीएम क्या हो जाएगी? अर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं अडॉप्ट ही नहीं करूंगा जब तक मेरे आंसर नहीं मिल जाते मुझे। पॉइंट क्लियर? तो ये लिस्टेड कंपनी के लिए कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल किया है तो कोई बात नहीं, एओसी की समरी जो है ये तो सबको भेजनी है मेंबर्स को। ठीक है, सेंड टू ऑल मेंबर्स, ये समरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आप वेबसाइट पर प्लेस कर देना फुल, और रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रख देना। जो मेंबर चाहे इसका इंस्पेक्शन करना वो रजिस्टर्ड ऑफिस में जा सकता है, और अगर कोई कहे मैं रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं जा सकता, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, तो सर आप रिक्वेस्ट करो, हम आपको रिक्वेस्ट पर प्रोवाइड कर देंगे। यहां तो कोई दिक्कत? ओके। सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रोवाइड की जा सकती है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड, अगर कोई मेंबर डिमांड करता है तो ऑन डिमांड हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है सर, अगर मेरी सब्सिडरी कंपनी फॉरेन की है तो फॉरेन सब्सिडरी कंपनी, तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑन डिमांड। बिल्कुल ऑन डिमांड प्रोवाइड करेंगे, सेम बात है, ऑन डिमांड। बट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये इंग्लिश में नहीं है, तो अगर इंग्लिश में नहीं है, नॉट इन इंग्लिश, तो ट्रांसलेटेड कॉपी क्या देंगे? ट्रांसलेटेड कॉपी देंगे। टेंशन मत लो, आपको ट्रांसलेटेड कॉपी मिलेगी। और ये ऑडिटेड नहीं है भाई, जबकि एक्ट क्या कहता है? ऑडिटेड होनी चाहिए। कहता है सर ये तो इंडियन लॉ कहता है ना, जिस कंट्री में हमारी सब्सिडरी कंपनी है वहां के लॉ के अकॉर्डिंग इसकी ऑडिट कंपलसरी नहीं है, अनऑडिटेड है। तो बेसिकली एक डिक्लेरेशन, यानी कि बेसिकली रीजन कि ऐसा नहीं है इसकी ऑडिट कंपलसरी है और हमने ऑडिट करवा नहीं रखी। हमने ऑडिट, इसकी ऑडिट क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां की कंट्री एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी ऑडिट कंपलसरी नहीं है। तो ये डिक्लेरेशन दे देना, प्रोवाइड तो करनी पड़ेगी बेटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताओ क्या पूछना है? हो गया ये सेक्शन भी, आगे आओ। लिख लिया? उसके बाद अपना सेक्शन आ जाओ आप, सेक्शन 134 पे आओ। सीएसआर तो हो गया था,
सेक्शन 134 पे आ जाओ बेटा, बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड्स रिपोर्ट, ओके। देखो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, बोर्ड रिपोर्ट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट। इस पे ना फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आए इस चीज के चांसेस बहुत कम है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट राइट डाउन द कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, तो बेटा 2 पेज पे तो 3 पेज पे तो कंटेंट आएंगे इसके। हालांकि एग्जाम में ना डीआरएस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। डीआरएस है यहां पर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, उसके कंटेंट जो है वो लगभग 1 पेज पे आ जाते हैं, तो उस पे क्वेश्चन आए हुए हैं कभी कभी, करते तो दोनों ये। चलो सबसे पहले बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एजीएम के अंदर अपनी रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है? ऑडिटर की रिपोर्ट कि मैंने जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक की है उसमें मुझे क्या मिला। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अपनी रिपोर्ट बना के देते हैं वो ये बताते हैं भाई साहब पूरे साल में हमने क्या किया। ठीक है, हम कंपनी के डायरेक्टर थे, हमने पूरे साल क्या किया। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बोर्ड रिपोर्ट भी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, ये बात तो हमने बहुत बार पढ़ ली। बट बोर्ड रिपोर्ट में होता क्या है? कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, नंबर 1, सबसे पहले तो कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है तो वो जहां पर एनुअल रिटर्न रखी गई है। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में, चैप्टर 7 में पढ़ा था ना। हाँ, कितनी मीटिंग हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की? नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, एक साल में कम से कम कितनी होनी चाहिए? 4। ठीक है, आपको कम से कम 4 तो करनी है, अगर आपने ज्यादा कर रखी है तो वो भी बता दो। एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीआरएस, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अभी एक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी, नेक्स्ट करनी पड़ेगी कि बीइंग अ डायरेक्टर हमारी जो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे कंपनी के लिए फाइनेंशियल पॉलिसी बनाना, कंपनी के लिए एस्टिमेट करना, कंप्लायंस ऑफ लॉ करना, एसेट्स को सेफ रखना, ये सब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी है। वो आगे आएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्रॉड, इस साल कितने फ्रॉड ऐसे हैं जो ऑडिटर ने डिटेक्ट किए और रिपोर्ट किए? फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, ये चैप्टर नंबर 10 में आएगा, चैप्टर 10 में आएगा। ठीक है, ओके। कितने फ्रॉड ऐसे हैं जो ऑडिटर ने डिटेक्ट करके हमें रिपोर्ट किए? वो भी बोर्ड रिपोर्ट में जाएंगे। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में जा रहे हैं मतलब किसके पास जा रहे हैं? मेंबर्स के सामने। ठीक है, रिपोर्ट करना है मतलब इन्फॉर्म करना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट है मतलब मैं मेंबर्स को कुछ बातें रिपोर्ट कर रहा हूं, इन्फॉर्म कर रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता, तो आपकी कंपनी में अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या देगा? डिक्लेरेशन देगा इंडिपेंडेंस की, कि मैंने इंडिपेंडेंटली आपकी कंपनी की डायरेक्टरशिप को परफॉर्म किया है, यानी कि मैंने कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं करी है। ठीक बात है, देनी भी चाहिए बॉस। इन केस ऑफ कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 178, ये है वो कंपनी जिनको नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी मेंटेन करनी पड़ती है और एक स्टेक होल्डर ग्रीवांस कमेटी या रिलेशनशिप कमेटी मेंटेन करनी होती है। 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन 177 आएगा आपके चैप्टर 10 में, उसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी। इसी तरह होती है डायरेक्टर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, इन्वेस्टर ग्रीवांस कमेटी, या इसको शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी भी बोलते हैं। ये सभी कंपनियों को मेंटेन नहीं करनी पड़ती, जैसे लिस्टेड कंपनी को मेंटेन करनी पड़ती है। कमेटी में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या फर्क है मैं पहले भी बता चुका हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब हमारी कंपनी के सारे डायरेक्टर, कमेटी का मतलब उन सारे डायरेक्टर्स में कुछ डायरेक्टर निकाल के उनको एक पर्टिकुलर काम असाइन किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? कमेटी बोलेंगे। तो अगर आपकी कंपनी के ऊपर सेक्शन 178 लगता है तो आपकी कंपनी ने डायरेक्टर रेम्युनरेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी बना रखी है और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बना रखी है, और उस कंपनी के अंदर कौन से डायरेक्टर हैं जो आपने अपॉइंट कर रखे हैं। ठीक है, और कौन कितनी रेम्युनरेशन जो है वो आपने डिसाइड की थी, इस कमेटी ने अपना काम किया है या नहीं किया। आगे आओ। नोट दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जरूरत नहीं है इसको तो पढ़ने की। अगर ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन करी है, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क दिया है या कोई डिस्क्लेमर दिया है बाय ऑडिटर या बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन हिज सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। एक मिनट, दोबारा बाय ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 और बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 204।
अंडर सेक्शन 204। अब समझते हैं पहले ये क्या है। सेक्शन 139 तो तुम्हारे सिलेबस में अगला चैप्टर इसी का है। हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कंपलसरी है, ठीक है। सेक्शन 204 आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसे बोला जाता है सेक्रेटरियल ऑडिट। इसे क्या बोला जाता है? सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्शन 139 क्या करेगा? इसमें जो सीए आएगा वो चेक करेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, और वो उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर किसको दे देगा? मेंबर्स को, एजीएम में, कि आपके सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी जा रही है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। और अगर कोई गड़बड़ है तो उसे बोलते हैं क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन। क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन एक ही बात है, ठीक है। और अगर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्स। और अगर सर छोटी मोटी गड़बड़, सॉरी मेरे को अगर एविडेंस ही नहीं लेने दिए मैनेजमेंट ने, ऑडिट ही नहीं करने दी, तो डिस्क्लेमर। ये क्या होती है? ये सारी की सारी बातें आपको चैप्टर 10 में समझ में आएगी, बट मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन दे देता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी फिगर्स होंगी? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज चलो सर 50 फिगर है, 50 की 50 गलत है, एडवर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड फेयर एट ऑल। 50 में से ऑलमोस्ट गलत है, एडवर्स। 50 में से ऑलमोस्ट गलत है, एडवर्स, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। 50 में से 1-2 गलत है, इसे बोलते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? बट। पढ़ा था ना सीए फाउंडेशन में, क्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दो तरह की होती है, एक जनरल एक क्वालिफाइड, ठीक है। तो क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? कंडीशनल, बट। तो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट, तो क्या बोल दिया? बट। फॉर एग्जांपल मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी सही थी लगी, सिर्फ स्टॉक को छोड़ के, तो क्या मैं कहूं मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं? ना 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 ना, क्वालिफाइड ओपिनियन। इसे क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट स्टॉक, इसे बोलते क्वालिफाई करना या रिजर्वेशन डालना। बट अगर मैं कहता हूं आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही खत्म है, तो एडवर्स। मैनेजमेंट ने मुझे डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए ऑडिट करने के लिए, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब नॉट एबल टू क्लेम एनी ओपिनियन। मैं ओपिनियन ही नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? एविडेंस ही नहीं लेने दिया जी, तो मैं कैसे क्लेम कर लूं? पॉइंट समझ में आया? ओके। इसी तरह सेक्रेटरियल ऑडिट में क्या होता है? सीएस आएगा इन प्रैक्टिस। ये सभी कंपनियों की कंपलसरी नहीं होती, जैसे लिस्टेड कंपनियों की कंपलसरी होती है, समझो। ये आके क्या चेक करेगा कि आपकी कंपनी के ऊपर जो कंप्लायंसेस है लो के, आपकी कंपनी उनको कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है। तो ये ऑडिट किसकी करेगा? ऑडिट ऑफ कंप्लायंसेस, कि आपकी कंपनी के ऊपर जो जो रेलिवेंट लॉ अप्लाई हो रहे हैं उनके प्रोविजंस को आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अपनी रिपोर्ट में बताएगा आपकी कंपनी ने कौन कौन से लॉ का कंप्लायंस नहीं किया, या फिर वो ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखेगा? आपकी कंपनी ने सारे लॉज का कंप्लायंस किया है। तो ये होती है सेक्रेटरियल ऑडिट, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। 4 ऑडिट है कंपनी एक्ट में जो आपके लिए कंपलसरी होती है, ठीक है। सेक्शन 139 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट, ये हर कंपनी के लिए कंपलसरी है। दूसरी इंटरनल ऑडिट, कल वो पड़ी थी, वो सभी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, स्पेसिफाइड के लिए। तीसरी सेक्रेटरियल ऑडिट 204 में, ठीक है। और एक चौथी कॉस्ट ऑडिट जो सीएम में करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनी ऑडिट को बोलते हैं, सेक्शन 139 को। इसके 4 नाम है: इंडिपेंडेंट ऑडिट, कंपनी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। चारों एक ही है ये सेक्शन 139 में, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ लोन, गारंटी और इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 186, ये है इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब पैसा उधार देती है, उसके शेयर्स खरीदती है, उसको लोन देती है, तो ये सारी की सारी किसमें आती है? इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। और एक कंपनी दूसरी कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, इसकी एक लिमिट है सेक्शन 185 और 186 में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कितनी की है उसकी डिटेल कहां जाती है? बोर्ड्स रिपोर्ट में। कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो रिलेटेड पार्टी के साथ हुए? कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टीज, जो सेक्शन 188 में रेफर्ड है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या हुआ? कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का प्रमोटर, रिलेटिव उनका, ये सब कौन होते हैं? रिलेटेड पार्टी। इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना बेटा, एक्ट कहता है अलाउड है, बट इनमें फ्रॉड होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके रिलेटेड पार्टीज है, तो ये ट्रांजेक्शन आप फेक करके
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कंपनी को लगता है इनकम ज्यादा है अपनी, एक काम करो खर्चे दिखा दो, परचेज दिखा दो, कहते परचेज के बिल कहां से लाएंगे, अपनी सब्सिडरी कंपनी के नाम पे पड़ा दो बिल, तो आपकी सब्सिडरी कंपनी के नाम पे जितने चाहे उतने बिल काट दो आप। समझ में आ रहा है? सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा देंगे कि इसने हमसे उधार माल परचेज कर रखा, हमारा खर्चा बुक हो गया, बाद में देख लेंगे, ट्रांजेक्शन घुमा लेंगे। तो रिलेटेड पार्टी के साथ की हुई ट्रांजेक्शन अलाउड तो होती है, बट इसमें गड़बड़ होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा, तो इसको सेपरेट डिस्क्लोजर में दिखाया जाता है। मोर ओवर ये ट्रांजेक्शन का हो रही है घर की घर में। अब मैं मान लो अपने भतीजे को पढ़ाऊं और उससे पैसे ले लूं, और ये पैसे लाके मैंने मेरे पापा को जो दे देगा, पहले पापा जी 50,000 की कमाई होगी, तो 50,000 गए कहां से, पापा जी से। इसने जाके किससे मांगे होंगे, जय ने पापा से मांगे होंगे मेरे कि दादू पैसे देना, वो फीस जमा करवानी है, और मैंने वो फीस लेके मैंने पापा को दे दी। तो घर में बताओ नेट इनकम कितनी आई, कितनी नहीं आई, ये तो ट्रांजेक्शन धक्के कम की होगी। तो ऐसी ट्रांजेक्शन नॉर्मली क्या होती है, फेक होती है, बट एक्ट ने अलाउ कर रखा है। स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, कंपनीज अफेयर मतलब एग्जांपल कंपनी ने इस साल कितना टर्नओवर किया, कितना कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट हुआ, कितना कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ, एटसेट्रा, ये सब बातें, ठीक है। अच्छा, जब बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड को क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं, अमाउंट प्रपोजेज टू कैरी टू रिजर्व, कितनी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करनी है और कितनी डिविडेंड के तौर पे देनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट में से कितना पैसा हमने कितने रिजर्व में ट्रांसफर किया है और कितना हम डिविडेंड के लिए प्रपोज कर रहे हैं। मटेरियल चेंजेस अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, इस साल में कितने ऐसे चेंज हुए हैं जिसने हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया है, इंपैक्ट किया है। जैसे एग्जांपल, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एग्जांपल है, हमने एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब करने के लिए, अब्जॉर्ब करना मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फॉरेन एक्सचेंज कितनी आई और कितनी खर्च हुई, ये सब भी बताने होते हैं। इस साल हमने एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या स्टेप उठाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन के लिए हमने क्या स्टेप उठाए, और इस साल हमें कितनी फॉरेन करेंसी कमाई या कितनी फॉरेन करेंसी हमने खर्च की, इसको भी रिपोर्ट में डालो। हालांकि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है डिफेंस में, प्रोड्यूसिंग डिफेंस इक्विपमेंट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस डिस्क्लोजर। इंडियन गवर्नमेंट कंपनी कभी भी ये डिस्क्लोजर नहीं करेगी कि हमने कितनी फॉरेन करेंसी खर्च की या कितनी फॉरेन करेंसी अर्न की, क्योंकि इससे सामने वाले को अलर्ट हो जाता है कि फॉरेन करेंसी खर्च की है इन्होंने, इसका मतलब इन्होंने बाहर से हथियार मंगवाए। ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है बेटा, तो उनको एग्जम्प्ट कर रखा है, ठीक है, ओके। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। अब ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या होती है बताओ आपके अकॉर्डिंग, कभी सुना है? नहीं। एक बात बताओ, कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें रिस्क ही ना हो? ऐसा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो एक वो कहते हैं ना, रिस्क है तो रिटर्न है, नहीं इश्क नहीं। सीए स्टूडेंट्स को इश्क वर्ड लेना ही नहीं चाहिए। एक लड़की एक अटेम्प्ट, बताया था ना, हाँ। तो कहावत क्या है एफएम में कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। अब कितना रिस्क बियर करना चाहते हो कहता डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर, बट कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं हो सकता, ठीक बात है। तो मुझे बताओ, मुझे रिस्क को क्या करना चाहिए, बढ़ने देना चाहिए या उसको जीरो करना चाहिए? जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि बिजनेस कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसमें रिस्क ना हो। तो हमें रिस्क को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है कि वो रिस्क को क्या करे, डिटेक्ट करे। पहले तो देखो आपके बिजनेस को क्या क्या रिस्क है, फिर उस रिस्क को असेस करे कि रिस्क कम है या ज्यादा है। भी कम है तो चल जाएगा, ज्यादा है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। मैनेज करना मतलब उसको कम कैसे करना चाहिए। इस पॉलिसी को बोलते हैं ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई किया जी, और इसको मिनिमम लेवल तक लाने के लिए हमने पॉलिसीज भी बना रखी है। तो ईआरएम हमने किया है, ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में डालेंगे। क्लियर? इसे ईआरएम बोलते हैं।
डिटेल अबाउट पॉलिसी डेवलपमेंट, इस साल हमने कितनी पॉलिसी चेंज करी है, डेवलप का मतलब चेंज, और उसको इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 के बारे में बताओ कि इस साल आपने सीएसआर पॉलिसीज में कितना पैसा खर्च किया और क्या क्या पॉलिसी के चेंज किए। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, या अदर पब्लिक कंपनी का मतलब क्या हुआ, अनलिस्टेड, बट अनलिस्टेड में भी कौन सी, प्राइवेट नहीं, पब्लिक कंपनी ओनली, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपीज और मोर, ठीक है, शेल इंक्लूड इन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपको क्या करना है, आपको अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट भी इंक्लूड करनी है कि हमने एक फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन किया हुआ है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड दैट ऑफ इट्स कमिटी एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर। कि एक पॉइंट होते हैं कि आप अपने आप को 10 में से कितने पॉइंट देते हो, तो ये इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और कमेटीज का, और उस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बेस पे हम अपने आप को इतना पॉइंट देते हैं। इसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट बोलते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, हाँ इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ये भी लगाओ, बट ये सभी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होती। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और आपकी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ और मोर है तभी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत इसमें, इतनी सारी डिटेल रिपोर्ट है, ये डिटेल जाएगी। बट अगर मैं ओपीसी हूं तो ओपीसी हो तो भैया आपको एक काम करना है, एब्रिज्ड मतलब समराइज्ड। इसमें से कई चीजें ऐसी है जो अप्लाई नहीं होती उसके ऊपर, तो एब्रिज्ड फॉर्म में जाएगी आपकी। एक तो वेब एड्रेस पॉइंट सेम है, नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ये भी सेम है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम पॉइंट है, फ्रॉड कितने डिटेक्ट हुए सेम पॉइंट है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑन क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर मेड बाय ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट। सेक्रेटरियल ऑडिटर नहीं आएगा यहां पर, सिर्फ कौन सा ऑडिटर आएगा, 139, क्योंकि ऑडिट हर कंपनी की कंपलसरी है, चाहे वो ओपीसी क्यों ना हो। बट मैंने आपको क्या बताया, सेक्रेटरियल ऑडिट किसकी कंपलसरी होती है, लिस्टेड कंपनी की, और ओपीसी कभी भी लिस्ट नहीं हो सकती। तो यहां पर सेक्शन 204 का जिक्र नहीं आएगा, ये फर्क आ गया सिंपल कंपनी की एनुअल बोर्ड रिपोर्ट में और ओपीसी की बोर्ड रिपोर्ट में। स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर ये कॉमन है। फाइनेंशियल समरी और हाईलाइट मटेरियल चेंजेस इन बिजनेस, आपने बिजनेस में क्या चेंज किया और फाइनेंशियल पोजीशन में उसका क्या इफेक्ट आया। डिटेल ऑफ डायरेक्टर ये अलग आ गया, डिटेल ऑफ डायरेक्टर हु वर अपॉइंटेड एंड रिजाइन ड्यूरिंग द ईयर, ये पिछले वाले पॉइंट में नहीं था। सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर पास्ड बाय रेगुलेटर और कोर्ट और ट्रिब्यूनल इंपैक्टिंग द गोइंग कंसर्न स्टेटस, ये भी पिछले पॉइंट में भी नहीं था। कितने कोर्ट के ऑर्डर है जो आपकी ओपीसी के अगेंस्ट गए हैं, ठीक है, ये सेम है। पर्टिकुलर और कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 188, खत्म, इतना ही दे रखा, बाकी देखो ये पॉइंट है ही नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईआरएम नहीं है, पॉलिसी में कोई चेंज आए वो नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन वाला ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट आपके है ही नहीं उसके अंदर। ओके, आगे बोर्ड रिपोर्ट इन केस ऑफ ओपीसी है तो आ ही चुका, पिछले पेज पे ही है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं से, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, पहली बात तो ये किसका पार्ट है, ये बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट है। तो जब आप बोर्ड रिपोर्ट को ओपन करोगे ना तो उसमें एक अनेक्सर लगा होगा DRS, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। जब डायरेक्टर को अपॉइंट किया था ना कंपनी में, तो कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभानी पड़ती है, तो आपको अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये लिख के देना है कि आपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया या नहीं निभाया। बताओ, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट, अकाउंट्स कौन प्रिपेयर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये लिख के देंगे, स्टेट करेंगे क्या कि हमने एनुअल अकाउंट प्रिपेयर किए हैं और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनके अकॉर्डिंग किए हैं। बताओ,
क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बन सकती है? नहीं बन सकती ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखेंगे कि हमने बुक्स मेंटेन की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाई है। ओके। और अगर कहीं पर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया है तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग डिपार्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्चर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट कंप्लाइड। हमने इस जगह पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं किया है, और क्यों नहीं किया उसका रीजन दो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फॉलो करने कंपलसरी है। पॉइंट क्लियर? अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सिलेक्ट करेगा? अब जैसे डेप्रिसिएशन है जो है वो एसएलएम पे चलेगा या डब्ल्यूडीबी पे चलेगा, कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट। तो हमने जो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई की है वो क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब हर साल सही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और ये क्या होनी चाहिए? प्रूडेंट होनी चाहिए। प्रूडेंट मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखा हुआ कंसिस्टेंट एंड एप्रोप्रिएट, तो यहां पर ये एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है। और जो एस्टिमेट है वो भी क्या कौन बनाता है? जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है, 1%, 2%, 5%, कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। तो ये भी हमने प्रूडेंटली बनाए हैं, रीजनेबल बनाए हैं। और इस अगर मैं ये नहीं बनाऊंगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं होगी। ये काम मैनेजमेंट का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाना, अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाना, एस्टिमेट्स बनाना, ये मैनेजमेंट का काम है। तो ये यही तो लिख के दे रहा हूं, हमने ये सारे काम कर लिए। डायरेक्टर हैज टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन करेगा बताओ? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब बुक्स, ये भी तो डायरेक्टर मेंटेन करेंगे। 8 साल तक मेंटेन करके रखना भाई, डायरेक्टर लिखेंगे कि भैया हमने बुक्स को संभाल के रखा है। सिर्फ बुक्स संभाल के रखनी है, एसेट्स भी संभाल के रखनी है। एसेट्स भी, सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स। सेफ गार्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल कैश पड़ा है तो कैश चोरी ना हो जाए, स्टॉक पड़ा है तो स्टॉक चोरी ना हो जाए, खराब ना हो जाए। सेफ गार्ड एसेट्स, हमने एसेट्स को सेफ गार्ड कर रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बुक्स में कोई भी गड़बड़ नहीं होने दी है, और अगर हुई भी थी, किसी ने गड़बड़ की थी, तो हमने वो डिटेक्ट करके करेक्ट कर दिया है। प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट मतलब गड़बड़, इंक्लूडिंग फ्रॉड। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने तैयार करी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तैयार की है, अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट है, एस्टिमेट प्रूडेंट है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन कर रखे हैं, एसेट सेफ है, और हमने मिस स्टेटमेंट नहीं होने दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और अगर कोई हुई थी तो हमने उसको डिटेक्ट करके करेक्ट कर दिया है। ठीक बात है। एनुअल अकाउंट जो है गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बने हैं। बताओ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के अलावा बन सकती है? नहीं, गोइंग कंसर्न होना कंपलसरी है। आधी से ज्यादा बातें कौन सी थी बताओ? सेक्शन 128 में क्या लिखा हुआ था? बुक्स मेंटेन करनी है। कौन मेंटेन करेगा? डायरेक्टर। बुक्स क्या होनी चाहिए? डबल एंट्री सिस्टम पे, एक्रूवल बेस पे और गोइंग कंसर्न पे कर रखी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? डायरेक्टर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने कंपलसरी है, कौन फॉलो करेगा? डायरेक्टर। यही तो बातें लिख रखी है। ठीक बात है ना? अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो उनके लिए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाना जरूरी होता है। तो ये कौन बनाएगा भाई? डायरेक्टर। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, आईएफएस से। ठीक है। ये मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। ये एडुकेट है और ये ऑपरेशन में भी होने चाहिए। कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज होती है, ये कंपनी की क्या होती है? इंटरनल पॉलिसी, जो फाइनेंस के लिए बनाई जाती है। ये डायरेक्टर ने बना रखी है। ओके। इसका मतलब क्या है? ये यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक। और हमने प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ। बताओ, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन की जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो अलग क्या है यहां पर? कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। ये सारा काम हमने किया। ये कागज पे लिखो, साइन करके दे दो। इसे बोलते हैं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, और उसके कंटेंट बता दो। 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। बोर्ड्स रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन कौन करेगा? बोर्ड्स रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय
चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, कंपनी का चेयरपर्सन, मीटिंग का नहीं, कंपनी का, इफ एनी, क्योंकि हर कंपनी में चेयरपर्सन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन के साइन करवा दो, और चेयरपर्सन ना हो तो फिर इफ नॉट सो ऑथोराइज्ड, यानी कि नो चेयरपर्सन, कोई चेयरपर्सन नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन कर देंगे, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, वन ऑफ देम शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर इफ एनी, ठीक है। और बाय द डायरेक्टर वेयर देयर इज 1 डायरेक्टर, किस केस की बात कर रहा है बेटा, ओपीसी की बात कर रहा है बेटा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, साइन कौन करेगा, साइन बोर्ड्स रिपोर्ट बाय चेयरपर्सन ऑफ कंपनी, ब्रैकेट में लिखता हूं इफ एनी, अगर नहीं है तो बाय 2 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी, ब्रैकेट में लिखता हूं इफ एनी, और ओपीसी के केस में 1 डायरेक्टर, क्योंकि ओपीसी में 1 डायरेक्टर होना कंपलसरी है, हो सकता है वहां पर एक ही डायरेक्टर, तो 1 डायरेक्टर साइन कर देगा, क्लियर। कॉन्ट्रावेंशन के केस में पेनल्टी लगेगी, याद करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जांपल पढ़ लेना, ओपीसी का ही एग्जांपल दे रखा है, एक ही डायरेक्टर, बताओ, कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन ऑथेंटिकेट करेगा, भाई साहब बोर्ड रिपोर्ट को कौन ऑथेंटिकेट करेगा, यही करेगा जब है ही एक, तो पॉइंट समझ में आ गया। आज के लिए काफी है, कल समरी करवा दूंगा इसकी, यहां पर भी कल हो जाएगा, नाफरा करेगा।